Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्या करेंगे हम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, बहुत अच्छे से हमने देखा, एमसीक्यूज भी कर ली थे, बहुत सारे एमसीक्यूज थे। स्कोर याद हो तो फटाफट से अभी के अभी ज़रूर बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी पता तो ना चाहिए कि क्या आपका अभी चल रहा है, लेवल कितना चल रहा है, कितना समझ में आया। तो फटाफट से तो ये बताने के साथ साथ क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को अपडेट कर दीजिए कि भाई जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने की कोशिश करें। कमेंट में थोड़ा बहुत भी लिख रहे हैं, एक दो वर्ड से भी समझाना चाह रहे हैं, या वन अपने माइंड में भी कर रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। अगर मैं रिवील करूंगी आंसर तो आप बोलिएगा कि यस मैम हमने तो यही सोचा था। सही, एटलीस्ट ऐसे भी आप कर सकते, कोशिश ज़रूर कीजिए, बस देखने के लिए मत देखिए, सीखने के लिए देखिए। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, चलो भाई। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द ट्राइब सेटल? जो ट्राइब्स है वो कहाँ सेटल होती है? वेयर डिड द ट्राइब सेटल, बताइए, ट्राइब कहाँ सेटल होती है? कुछ आइडिया, कुछ भी थोड़ा बहुत? चल देखते हैं। द ट्राइब सेटल्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच। मतलब ऐसी जगह पे, ऐसी प्लेसेस पे ट्राइब सेटल होती है, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, हिल्स एरिया हो गया, डेजर्ट एंड प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, और ऐसी जगह जहाँ पे पहुँचना ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने यही देखा है कि कोई ट्राइब्स हिली एरिया में है, कोई डेजर्ट एरिया में है, ठीक है। अगर हम देखें, हमने जब हम पढ़ रहे थे अलग अलग जगह की हमने ट्राइब्स देखी, तो ये जो एरियाज पड़ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी इन एरियाज में। तो ये कैसे एरिया है? ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। फिर इन एरियाज में बहुत सारी ट्राइब थी, ये कैसे? पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है। यहाँ भी थी, इस साइड भी थी, तो ये कैसे? डेजर्ट वाले एरिया। तो ऐसी जगहों पे भाई फॉरेस्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया, गोंडवाना हमने ऐसे देखा था। तो ये कैसे एरियाज हैं? अच्छे थिक फॉरेस्टेड एरिया हो गया, अच्छा हिल वाला एरिया हो गया, मतलब माउंटेनियस एरिया हो गया, या डेजर्ट वाला एरिया हो गया। तो ऐसी ऐसी जगह ही ट्राइब्स मिलती हैं जहाँ पे भाई पहुँचना डिफिकल्ट होता है। क्लियर हुआ? उनको आदत हो जाती है, वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही उनको आदत है रहने की ऐसी जगहों पे, तो ऐसे ही जगहों पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ण? ये जो टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं? ब्राह्मण करते थे ना वर्ण सिस्टम, क्या करते थे? वर्ण सिस्टम भाई अपर क्लास में बांट दिया है ना, लोअर कैटेगरी में बांट दिया, क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह इस कैटेगरीज में बांट दिया। जरा देखते हैं बेसिकली एक तरीका डिवीजन जो हम देखते हैं। वर्ण आर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स एंड एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ अ लार्ज किंगडम। वर्ण क्या थे? वर्ण के बारे में हमने देखा था कि भाई ऐसे रूल्स होते हैं जिनको कौन प्रिस्क्राइब करता है? ब्राह्मण्स। रूल्स बना दिए हायर क्लास अपर क्लास के, भाई क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए कि आप इनमें जा सकते नहीं जा सकते, शूद्र हैं वो इनमें नहीं जा सकते, वुमेन्स है वो इसमें नहीं जा सकती। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं भाई, किसने बनाए? क्रिएट किसने किया? ये ब्राह्मण्स ने ही क्रिएट करे थे। किसने भाई? ब्राह्मण्स ने ही क्रिएट करे थे। और इनको एक्सेप्ट किसने किया था? हमने देखा था रूलर्स ने, लार्ज किंगडम्स के राजा महाराजा रूलर्स ने इनको वर्ण सिस्टम को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, वॉट इज अ क्लैन? क्लैन क्या होता है? क्लैन के बारे में हमने पढ़ा था ना, क्लैन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि भाई जब सेम एंसेस्टर हो इस तरीके का, और जो डिवीजन रहता है, जो क्लैन को, जैसे हमने गोंड का देखा था कि गोंड कैसे ट्राइब डिवाइडेड है, अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड है, और हर क्लैन के अपने अपने चीफ, जिसको राजा और राय बोलते, देखा था ना। मतलब मैं याद दिला रही हूँ कि क्लैंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। आप प्रॉपर क्लैन को बोलते क्या है कोशिश करिए बताने की, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से। मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्या दे दिया है? HINT, हिंट दे दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं।
अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउसहोल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे कि मैंने बताया था क्लैन क्या होते हैं, क्लैन होती ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड, ऐसे ग्रुप जो क्या कहते हैं कि भाई हम डिसेंट है, किसके डिसेंडेंट है, हम बोलते हैं डिसेंडेंट है, तो किसके, कॉमन एंसेस्टर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हम ग्रुप ऑफ फैमिली है, हम लोग हैं, हाउस होल्ड, हम हमारे एंसेस्टर एक ही है, हमारे एंसेस्टर एक ही है बेसिकली। तो क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े। चल, हु डिफीटेड द चैरोज इन 1591। चैरो चीफडम का हमने देखा था, चैरो चीफडम का हमने देखा था ना कि इनको किसी ने 1591 में भाई डिफीट कर दिया था, किसी ने इनको 1591 में हरा दिया था, चैरो चीफडम्स को। किसने हराया था, कोशिश करिए किसने हराया था, याद करिए। बहुत सारे हमने इसमें इंफॉर्मेशन देखी थी चैप्टर में कि किसने इसको हराया, उसने उसको हराया। तो चैरो चीफडम्स को किसने हराया था, किसने किसको हराया वो नहीं, मतलब हमें तो बस चैरो चीफडम्स का देखना है कि इनको किसने हराया। देखते हैं। The Charos were defeated by Akbar's famous general Raja Man Singh in 1591। ये हमने देखा था कि चैरोस को भाई अकबर के फेमस जनरल ने, राजा मान सिंह ने 1591 में हराया था। एक चीज जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ये चीज आपने नोटिस करी, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हम यही देख रहे थे, जब अटैक हुआ, हराया, डिफीट करा, चाहे वो गॉन्ड्स का हो, अहोम्स का हो, या अभी हम चैरोस की बात करें, यहाँ हम इवन बंजारास का भी पढ़ रहे थे। तो ज्यादातर हमने चीजें देखी, मुगल्स का बड़ा ही इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, मतलब मुगल्स का नाम बहुत आया कि उस मुगल ने इनको हराया, मुगल एम्परर के अंडर ये भाई हेड थे, चीफ थे, इन्होंने हराया, बट एक नाम आ रहा है मुगल्स मुगल्स मुगल्स। तो मुगल्स का ट्राइबल ग्रुप से बड़ा ही वो चला है लगता है ना, ये हमने नोटिस करा। याद करो, बहुत सारे बार हमने अहोम्स के लिए भी पढ़ा था, शिव सिंह का, या हम लचित का देख रहे थे, सॉरी ग्रह कटंगा का देख रहे थे, मुगल 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 कहीं ना कहीं नाम था। ठीक है, ऐसे ही जो चैरो की बात करें, जो ट्राइब थी, तो अकबर के फेमस जनरल राजा मान सिंह 1591 उन्होंने हराया था। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। चल, whom अकबर मेड अ नोबल इन पंजाब। पंजाब में अकबर ने किसी को नोबल, नोबल मतलब मनसबदार बना दिया था। नोबल मतलब क्या बना दिया था, मनसबदार। हमने देखा था ना किसी को बनाया था, मनसबदार। मनसबदार का हमने देखा था ना, जैसे हमने चैप्टर्स पढ़े थे, मनसबदार, मनसब, मनसब एक प्रॉपर एक रैंक जैसा, उसका हमने पूरा पढ़ा था, जात, मनसब, मनसबदार, इक्ता, इक्तदार, पूरे पुराने चैप्टर्स में। लैंड को जो भाई देख रेख करते, सुपरवाइज करते, रेवेन्यू वगैरह टैक्स कलेक्ट करना, इस तरीके का कुछ पढ़ा था। याद करो, याद आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या करते थे ये लोग, हमने देखा था ना कि जो चीफ्स रहते थे, अब ये तो भाई इनका बड़ा एरिया है, अब जो छोटे छोटे एरियाज हैं, तो वहां छोटे छोटे एरियाज में अपनी टेरिटरी में कोई ना कोई चीफ होता है ना, ट्राइबल चीफ। ऐसे ट्राइबल चीफ्स में से भी उन्होंने क्या करा कि आप क्या करोगे, आपको मैंने मनसबदार बनाया है, आप यहाँ पे पूरा मैनेज करोगे, देखोगे और रेवेन्यू कलेक्ट करके हमको दोगे, इस तरीके से। तो जो अकबर है, उन्होंने नोबल मनसबदार पंजाब में किसको बनाया था, बताओ। हमने कुछ गक्खर किसी का नाम पढ़ा था, याद करो, याद करो, हमने गक्खर किसी का नाम पढ़ा था, अब याद आया, देखते। द गक्खर चीफ कमाल खान गक्खर वॉज मेड नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। ठीक है, यहां भी मुगल्स का रोल, अभी इससे पहले भी मुगल्स का, यहां भी मुगल्स का बड़ा रोल है ही। मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पढ़ रहे तो मुगल्स का रोल हो गई। तो किसने बनाया था भाई, गक्खर के चीफ जो थे कमाल खान गक्खर को नोबल यानी मनसबदार, जो कि मैंने लिखा था ना यहाँ पे, किसने बनाया, एम्परर अकबर ने। ठीक है, बादशाह अकबर ने इन्हें मनसबदार बनाया था। आगे बढ़े। अच्छा, 5 क्वेश्चन हो गए। 5 में से आपका स्कोर कितना है, 5 में से आपका स्कोर कितना है। अब भले ही MIQs है, MCQ नहीं है, बट एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि कुछ आपने भले लिखा नहीं, कहीं बोला नहीं, कुछ नहीं, माइंड में भी अगर आपके आंसर आया होगा तो एटलीस्ट शेयर करें कि सही था मैम, हाँ मेरे माइंड में यही आंसर आया था कि इसको बनाया था, तो देखो सही निकला, एटलीस्ट ये भी बता सकते हैं आप। चल, नेम द प्रेजेंट डे स्टेट्स वेयर द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स। हमें क्या बताने, प्रेजेंट डे, आज के टाइम के स्टेट्स बताने हैं जहाँ पे गॉन्ड्स हमें अच्छे खासे नंबर में, मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी में, मतलब नंबर्स में मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इन एरियाज में हमें क्या मिलते हैं, गौंड्स मिलते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरियाज में हमें जो है गौंड ट्राइब्स आज के टाइम में देखने को मिलती है। कौन से एरियाज, एक तो भाई मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चलो, नेम द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लार्जली लिव्ड इन उड़ीसा एंड बंगाल। एक इंपॉर्टेंट ट्राइब का बताना है आपको नाम। ट्राइब्स मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के आपको नाम बताने हैं बेसिकली, एक बोल रही हूँ मैं, सॉरी, जो उड़ीसा और बंगाल के एरियाज में रही है। उड़ीसा और बंगाल के एरियाज में रही है कौन सी ट्राइब थी, याद करो। ओरगन्स थी, संथल्स थी, नागास थी, या और भी कोई याद आ रही हो? बहुत सारी ट्राइब देखी हमने, अरगन्स, लंघस, मैंने हर जगह के बता दिए, मैं ऐसा नहीं या भील्स एक ही जगह का बता रही हूँ। अब आप चूज करो, या और कोई, या मैंने ना बताया हो। चलो देखते। The Mundas and Santhals were the important tribes that largely lived in Odisha and Bengal. कौन सी ट्राइब थी, मुंडास और संथल्स। मुंडास और संथल्स जो है इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, कहाँ रहती थी, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, चलो। नेम द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो राजपूत प्रिंसेस थी, चंडेल्स की, ठीक है, चंदेल राजपूत की थी, उनकी बेटी थी, है ना, मतलब चंदेल ग्रुप था राजपूत का, वहाँ की थी प्रिंसेस। तो उनकी शादी किससे हुई थी, उनका नाम बताना है हमें। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, चलो। अब बताओ तीनों में से किससे हुई थी, कौन थे इनके, क्या बोल रहे हैं हम, हस्बैंड रानी दुर्गावती के, बता दीजिए। रानी दुर्गावती के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हम इन्हीं लोगों के नाम आसपास उनके सुन रहे थे, इन्हीं लोगों के हम नाम सुन रहे थे ना आसपास। तो आप बताइए कि अमन दास हो गए, वीर नारायण दलपत, इनमें से कौन थे रानी दुर्गावती के हस्बैंड, याद करो। देखो अमन दास तो नहीं थे, अमन दास तो ससुर जी हो गए, फादर इन लॉ हो गए। वीर नारायण तो बेटा था, तो अब बचा कौन, दलपत, याद करो, जिनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। तो रानी दुर्गावती के हस्बैंड कौन थे भाई, दलपत, सन ऑफ गौंड राजा ग्रह कतंगा वॉज रानी दुर्गावतीज हस्बैंड। ठीक है, कहाँ से थे, कौन सी ट्राइब से थे, गौंड ट्राइब से थे। जो दलपत थे वो गौंड ट्राइब से थे, एक अच्छी पावरफुल ट्राइब, और ग्रह कतंगा के राजा थे। ठीक है, चलो। अच्छा, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अभी भी टाइम है भाई, शेयर कर दो, आपके क्लासमेट्स आके सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। फटाफट से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी फटाफट से भाई लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चल। हु वर द ट्राइब्स, ट्राइब्स कौन थे, ट्राइब्स किन्हें कहा जाता था, हु वर द ट्राइब्स, ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, ट्राइब्स किन्हें कहा जाता था, ट्राइबल पीपल, जो भाई जंगलों में रहते हैं, हिली एरियाज़ में रहते हैं, जिनके अपने रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस होते हैं, जिनके बीच में कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटी जैसा कुछ भी नहीं होता, यही ट्राइबल ग्रुप थे। अपने गॉड है होते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन होता है, अलग अलग टाइप के काम करते हैं। देखते हैं ज़रा ट्राइब्स क्या होते हैं। Tribes were the societies who did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas, nor were they divided into numerous unequal classes. अभी जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइबल ग्रुप के जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो ये जो वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये जो इनइक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। ये जो अनइक्वल क्लासेस थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस चीज़ में वो बिलीव नहीं करते थे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे। ठीक है, तो ट्राइब्स क्या थी, Tribes were the societies who did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas, nor they divided into numerous unequal classes. मतलब जो भी रूल्स ये ब्राह्मण्स ने बनाए हुए थे उनको फॉलो बिल्कुल नहीं करती थी, उन पे ना वो बिलीव करती थी। ठीक है, The area and influence of a tribe varied at different points of time. भाई उनका प्रभाव, उनका एरिया अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का है। जैसे मैं हूँ, मैं किसी ट्राइब की हूँ, तो हो सकता है मेरा एरिया, मेरा उतना इन्फ्लुएंस ना हो, मेरा प्रभाव टेरिटरी में इतनी बड़ी ना हो, बट आप एक अच्छी पावरफुल टेरिटरी मतलब एरिया से हो, आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो,
तो ये था। ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, कोई बहुत अच्छा हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है एवं डरपोक टाइप का, या ज़्यादा फेमस नहीं, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं। They love to settle away from towns and civilization and usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. ये ऐसी ऐसी जगह रहना चाहते थे कि जहाँ पे नॉर्मल जनता, जो आम लोग रह रहे, सोसाइटी सिटी वाले लोग जो रह रहे हैं, वो वैसे नहीं, मतलब ऐसे टाउन्स और इन वगैरह से, सिविलाइजेशन से दूर ही रहते थे। इनका अपना भाई तरीका था रहने का, इनके अपने भाई ट्रेडिशंस थे, खाना पीने का तरीका था, अपनी भाई रूल्स रेगुलेशंस थे, तो अपनी जगहों पर ही रहते थे जो इन्हें सही लगती थी। दूर मतलब जो कॉमन पीपल है उनसे बिल्कुल दूर ही रहना पसंद करते थे। तो ये फॉरेस्ट एरिया में हमें मिलेंगे, हिल्स एरिया में मिलेंगे, डेजर्ट एरिया में, और ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा ही मुश्किल रहता है। अलग थलग मतलब हमें साथ में रहना ही नहीं, हम अलग ही रहेंगे। The tribes retain their freedom and preserve their separate culture in various ways. जो ट्राइब्स थी उनने उन्हें अपना जो फ्रीडम है उसको क्या करके रखा था, बचा के रखा था, और जो अपना कल्चर है, अपना अलग ही जो कल्चर था, अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम, जो भाई नॉर्मल कास्ट बेस्ड सोसाइटी से बहुत अलग था, उससे खुद को भाई बचा के और अलग करके रखा था कि नहीं, ये हमारा तौर तरीका, इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे। हम इनके जैसे भाई नहीं बनने वाले, ना इनमें मिलने वाले, मर्ज होने वाले। हमारा अपना तौर तरीका रहेगा, हमारे अपने अपने रहने की जगह रहेगी जहाँ हम रहेंगे। हम ये सिस्टम जो बनाए हुए इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये थे भाई ट्राइब्स, इनके बारे में हमने चैप्टर में बहुत 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 अच्छे से देखा था। आया समझ में? एक बार फिर से बताऊं कौन थे ट्राइब्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही ट्राइब्स का है। क्या कह रहे हैं, ट्राइब्स ऐसी सोसाइटीज थी, ऐसी सोसाइटी के पीपल थे जो ये ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, इनको बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता था। ये जो सोसाइटी है, आम लोग हैं जो सिविलाइजेशन है, टाउन्स पे जो रहते हैं, उनसे अलग ही रहना प्रेफर करते थे, खुद के कल्चर को प्रिजर्व करके रखते थे, खुद को अलग करके रखते थे, और ऐसे ऐसे एरियाज में रहते थे जैसे हिली एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, खुद को ऐसी जगह रखते थे जहाँ पे पहुँचना भी डिफिकल्ट हो। सब कुछ अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, कोई किसी का इंटरफेरेंस ना रहे। दैट्स इट। क्लियर? आया समझ में? बहुत अच्छे से आ गया ना? फटाफट से कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी से भाई थंब दे दो और हार्ट रिएक्ट कर दो कि हाँ मैम आ गया है। फटाफट से, बिल्कुल आलस नहीं करना, बिल्कुल भी कह सकते कंजूसी भी नहीं करना, बिल्कुल खुल के। ठीक है, चलो। What did nomadic pastoralists live on? जो nomadic pastoralists थे वो किस पर जीते थे, है ना, कैसे मतलब उनका चलता था, ये सब हम देखेंगे nomadic pastoralists का। जरा देखें किस चीज पे भाई ये जीते थे। Nomadic pastoralists lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. किसकी बात कर रहे हैं कि मैम आपने इतना सारा पूरा एक ही बार में रीड कर दिया, अब क्या आप समझाएंगे नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोमल मैम आपको एक्सप्लेन ना करें? मैग्नेट ब्रेन्स की कोई भी ऐसी फैकल्टी है जो आपको बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ जाए? हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे भाई रूल्स में ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्या। देखो, सबसे पहले नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन है नोमैडिक? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक जगह रहते हुए हमको नहीं दिखेंगे। खानाबदोश लोग बोलते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह भाई अपने घर वालों, अपनी फैमिली, अपने जानवरों के साथ सामान वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, कहीं से सामान खरीदा तो दूसरी जगह बेचने का काम करते हैं। ठीक है, अब इनकी लाइवलीहुड कैसे चलती, खाते पीते क्या थे, किस चीज पे भाई जीते थे? तो जो थे ये मिल्क हो गया और जो अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीते थे, जैसे कि वूल हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, इस पर इनकी लाइवलीहुड चलती थी। अब लाइवलीहुड इस पे चलती थी तो ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा बस घी दूध ही खाएं। क्या और कुछ दाल रोटी चावल खाने का मन नहीं करता? कितना दूध पियोगे आप, कितनी घी खाओगे? खाली घी तो बिल्कुल ही, खैर खाली तो खा ही नहीं सकते, बट कितना बिना इसके काम चलेगा? आपका भाई रोटी खाने का मन करता होगा, अलग अलग सब्जियां खाने का मन करता होगा, अलग अलग टाइप की दाल खाने का मन करता होगा। सही बात है कि नहीं है? 4 दिन पिज्जा लगातार नहीं खा सकते, 2 दिन फिर भी खा लिया, तीसरे दिन मन करेगा भाई दाल चावल दे दो कोई बढ़िया सा।
करेगा, डेफिनेटली करेगा, नहीं खा सकते ना। तो ऐसे ही ये क्या करते थे फिर, ये एक्सचेंज करते थे, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे। अब भाई ये तो ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते, तो जब कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा तो वो एग्रीकल्चर तो कर नहीं पाएगा, सेटल एग्रीकल्चर, कि भाई रुक के किसानी अगर कोई करता है, कोई फार्मर है, तो उसको तो फिर लंबे समय तक उस एक जगह पे रहना पड़ेगा ना, या हमेशा के लिए। ये लोग तो कैसे हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अनाज कहाँ से आएगा, तो ये एक्सचेंज करते थे, उन लोगों से एक्सचेंज करते थे जो फार्मिंग का काम करते थे, जो सेटल एग्रीकल्चर में थे, जो अनाज वगैरह बोते थे, उगाते थे, तो उनसे एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे भाई इन्होंने घी, दूध वगैरह, मिल्क, वूल दे दिया, मिल्क और दूध तो एक ही बात है, दे दिया इनको एग्रीकल्चर, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट को, किसी से एक्सचेंज करा, और इसके बदले ये लोग भाई अनाज दे रहे हैं, है ना, अलग अलग टाइप का अनाज दे रहे हैं, यूटेंसिल्स दे रहे हैं, क्लोथ्स दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो एक्सचेंज करते थे बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, सिर्फ घी दूध से काम थोड़ी चलेगा, अनाज भी चाहिए भाई, रोटी दाल चावल भी खाना है, बोर नहीं हो जाएंगे, नहीं तो कैसे जिएंगे, तो एक्सचेंज करते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. मैंने पहले ही बताया अभी आपको कि ये लोग का काम क्या था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मतलब मैं हूँ, मैंने यहाँ से सस्ते में कोई चीज़ खरीदी, मतलब यहाँ पे अगर चावल जो है सस्ते में बिक रहा है, बहुत ही सस्ता है, तो मैं ऐसी जगह चावल की बोरियाँ, इतना बहुत सारी बोरियाँ खरीदूंगी, लूँगी, और मेरे जो एनिमल्स है जिनको मैंने पाला है, जो मेरे साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और फैमिलीज भी, तो एनिमल्स पे ऐसे रख के पूरा जो है बोरे वगैरह भर के अब मैं ले जाऊंगी दूसरे शहर जहाँ पे चावल महंगे होंगे। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने बेच दिया। तो ये बाइंग और सेलिंग इनका चलता ही रहता था। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये भाई किसके बारे में, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में, कि कैसे भाई इनकी ज़िंदगी चलती थी। यहाँ से खरीदना बेचना तो भाई पैसे आएंगे, पैसों से जीविका चलेगी, या तो एक्सचेंज करके काम चलाएंगे कि भाई मैं आज तुम्हें वूल दे रहा हूँ, मिल्क दे रहा हूँ, तो आज तुम मुझे बढ़िया सी दाल दे दो या चावल दे दो। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू से दैट द ग्रह कटंगा इज अ रिच स्टेट? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो ग्रह कटंगा के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये ग्रह कटंगा कहाँ था? गौंड सोसाइटी के अंदर। हमने देखा था ना, बढ़िया ही पावरफुल सा स्टेट था, जिसके अंदर कितने कितने सारे विलेजेस थे। जरा मुझे कोई बताएगा कितने विलेजेस थे? 1000 थे, 70,000 थे, 80,000 थे, या 20,000 थे? कितने विलेजेस थे? ये अभी के अभी कमेंट में बताओ। पता चले आगे का पढ़ रहे हैं और पीछे का सब गायब हो रहा है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, इसीलिए मैं रिपीट कराते हुए चलती जाती हूँ। टाइम लगे डजंट मैटर, समझ में आना चाहिए एक ही बार में। दोबारा से टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको कि अरे आधा समझ में आए, एक ही बार में समझो, एक ही बार में। ठीक है? अब ग्रह कटंगा कहाँ का था भाई? गौंड ट्राइब, गौंड्स का था कि नहीं था? ये रिच स्टेट क्यों था? ये ग्रह कटंगा को हम इतना रिच स्टेट क्यों मानते थे? हमने देखा था ना कि यहाँ पे क्या होता था, हाथी जो एलिफेंट्स है, वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ा जाता था, ट्रैप किया जाता था, उसके बाद अदर स्टेट्स में या किंगडम्स में उनको क्या करा जाता था, बेच दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब इससे क्या होगा? खूब सारी अर्निंग होगी ऑब्वियसली। हमने ये भी देखा था कि भाई जब मुगल्स ने हरा दिया था इनको, रानी दुर्गावती को, तो उसके बाद इन्होंने क्या हथियार लिए थे, खूब सारे प्रेशियस कॉइन्स इन्हें मिले थे, एलिफेंट्स मिले थे, तो अच्छा खासा रिच स्टेट था, पावरफुल स्टेट था। रानी दुर्गावती के राज में और ज़्यादा एक्सटेंड करा था, तो और अच्छी अच्छी वेल्थ थी। ये सब हमने देखा था, तो इससे हमें इतना समझ में आया था कि हाँ, अच्छा खासा पैसों वाला स्टेट था, फ्लोरिश एम्पायर था बेसिकली, स्टेट कह लीजिए। ठीक है? अब हमारा आंसर क्या कहता है, अच्छे से समझते हैं। ग्रह कटंगा वॉज अ रिच स्टेट. It earned wealth by trapping and exporting wild animals to other kingdoms. In 1565, the Mughal emperor under Asaf Khan attacked the state. हमने जैसे देखा था कि भाई ये जो ग्रह कटंगा था, ये अच्छा खासा रिच स्टेट था, तो इसने वेल्थ अर्न कर रखी थी। कैसे भाई? एक्सपोर्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स, जैसे मैंने एलिफेंट्स का बताया था आपको, किंगडम्स में। 1565 में क्या हुआ था, जो मुगल फोर्स थी किसकी, असफ खान की, उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। The Mughal forces were resisted by Rani Durgavati and thereafter by her son. अब भले ही अटैक कर रहे हैं तो क्या दूसरा कोई रोकेगा नहीं? जिसके राज्य पे आप अटैक कर रहे हो तो वो तो रोकेगा ना। तो उस वक्त रानी दुर्गावती, जब असफ खान ने अटैक करा था, तो रानी दुर्गावती राज कर रही थी, मतलब वो उनका बेटे के बिहाफ में वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ संभालती थी, और बहुत अच्छे से संभालती थी, क्योंकि केपेबल थी, बहुत अच्छी थी, बढ़िया स्किलफुल थी। तो रानी दुर्गावती और उनके बेटे ने पूरी कोशिश करी इनकी पावर को भाई रोकने की।
The Mughals annexed part of Greh Katanga. By defeating the Gonds, the Mughals looted huge quantity of precious coins and large number of elephants. For this fact, we can assume that Greh Katanga is a rich state. हमने देखा कि अब क्या करा इन्होंने गॉन्ड्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया, ठीक है। मुगल्स ने फिर क्या करा, अब कोई हराएगा तो क्या करेगा, हराने के बाद यही देखेगा ना कि अरे देखो देखो भाई जरा इनके खजाने के पास तो चले कि कितनी धन संपत्ति है इनके पास। तो उन्होंने भाई लूटपाट मचाई है ना, अच्छी खासी बूटी, खूब सारी चीजें इनको भाई हासिल हुई। हमने देखा अच्छे प्रेशियस कॉइन्स मिले, एलिफेंट्स मिले। तो इससे हमें समझ में आता है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ग्रह कटंगा है वो क्या था, रिच स्टेट था। क्लियर हुआ, आया समझ में? कहाँ का था ग्रह कटंगा, कहाँ का घर था वो, गॉन्ड ट्राइब का। क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चल। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गॉन्ड्स, गॉन्ड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था गॉन्ड्स का? देखें, याद है कुछ थोड़ा बहुत भी, कैसे कैसे डिवाइडेड था, क्या क्या चल रहा था, देखते हैं। The administrative system of these kingdoms was centralized. The kingdom was divided into ghars. हमने देखा था जो किंगडम था कैसा था, घर्स में डिवाइडेड था, घर्स में डिवाइडेड था। Each घर was controlled by a particular Gond clan. हमने देखा था सबसे पहले जो गॉन्ड क्लैंस थे, नहीं जो गॉन्ड ट्राइब थी, ये क्लैंस में डिवाइडेड थी, अलग अलग क्लैंस में। जैसे हमारा प्यारा इंडिया है, ये इसके अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, अलग अलग। ये तो है नहीं कि एमपी के भी चीफ मिनिस्टर, यूपी के भी है, छत्तीसगढ़ के भी है, सबके जो है सीएम अलग अलग है। ऐसे ही हम यहाँ की बात करें गॉन्ड ट्राइब की, तो ये भी अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड थी। हर क्लैन के अपने भाई चीफ थे जिनको राजा और राय कहा जाता था, ये हमने पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं कि ये जो डिवाइडेड था किंगडम, ये घर्स में डिवाइडेड था। अगर कोई किंगडम है घर्स में डिवाइडेड था, हर घर को कौन कंट्रोल करता था, गॉन्ड क्लैन। हर घर को, एक एक घर को जो थे कंट्रोल करने का काम कौन करते थे, पर्टिकुलर कोई एक गॉन्ड क्लैन। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। ये किस में डिवाइडेड थे, 84 विलेजेस की यूनिट में। 84 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 84 ही कहा जाता है। तो ये 84 जिसको कहते थे, 84 विलेजेस में फर्दर ये डिवाइडेड थे, जिसको 84 कहा जाता था। फिर इनका सब डिवीजन था 12 विलेजेस में, जिसको बराहोत्स कहा जाता है, जिसको बराहोत्स कहा जाता है, ठीक है। विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, जो किससे बने थे, 12 विलेजेस से। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। द गॉन्ड चीफ्स देन विशेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। अब धीरे धीरे स्टेट क्या, अच्छा खासा स्टेट क्या इमर्ज हो रहा था, बहुत अच्छा फ्लोरिश हो रहा था, बढ़िया सा। तो जब ये लोग फ्लोरिश होने लग गए थे, तो क्या चाह रहे थे, जो अच्छे पावरफुल चीफ्स थे गॉन्ड्स के, वो क्या चाह रहे थे कि हमें राजपूत माना जाए, क्योंकि राजपूत उस टाइम पे बहुत अच्छे, मतलब ब्रेव, स्किलफुल, पावरफुल, बहुत अच्छा नाम था उनका। तो ये भी चाह रहे थे कि अब हम भी इमर्ज हो रहे हैं, हमारे पास भी पावर है, वेल्थ है, टेरिटरी है, तो हमें भी क्या माना जाए, हमें भी भाई राजपूत एज अ राजपूत ही रिकॉग्नाइज किया जाए। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो ये हमने किसका देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन किसका, गॉन्ड्स का। क्लियर, कैसे कैसे डिवीजन था, कैसे डिवाइडेड थे। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना अच्छे से? ये मुझे बताओ आप कि ये जो गॉन्ड क्लैन के जो किंगडम थे, इसमें कौन थे जिन्होंने खुद को टाइटल दे दिया था, जो खुद को अज्यूम कराना चाह रहे थे कि भाई मैं राजपूत हूँ, कौन थे वो, और टाइटल क्या दिया था, मुझे फटाफट से बताओ। अमनदास थे, ठीक है। अमनदास ने क्या भाई चाह रहे थे कि भाई हमें भाई राजपूत जैसा भाई अज्यूम किया जाए, तो उन्होंने अपने को खुद के लिए क्या टाइटल दिया था, संग्राम शाह। याद आया कि नहीं आया, पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चल, क्वेश्चन नंबर 13, What were the effects of emergence of large states of Gond society? क्या इफेक्ट रहा किसका, जब लार्ज स्टेट्स जो है इमर्ज हुए गॉन्ड सोसाइटी, मतलब बड़े बड़े स्टेट्स इमर्ज होने लगे, चीज़ें डेवलप होने लग गई, है ना, विकास होने लग गया, ग्रोथ होने लग गया, तो क्या क्या चेंजेस आए। कुछ भी चीज़ भाई डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंजेस तो बोलते हैं ना, चेंज तो भाई प्रकृति का नियम है, जो बदलाव है कहते हैं प्रकृति का नियम है, नेचर्स रूल, नेचर्स रूल, भाई होना ही होना है, ठीक है। अब चाहे कोई चीज़ ग्रो हो रही हो या बिल्कुल डाउन में जा रही हो, तो बदलाव तब भी है। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो क्या चेंजेस हुए देखते हैं जरा। The emergence of large states changed the basics of Gond society. Their basically equal society gradually got divided
into unequal social classes. Brahmins receive land from the Gond Rajas and become more influential. ठीक है, अब अगर हम बात करें जो इमरजेंस रहा है किसका, जो स्टेट गौंड सोसाइटी का पूछा है, तो इनमें क्या चेंजेस रहा तो उसका हमें बताना है। ठीक है, तो हम ये रीड करेंगे गौंड सोसाइटी का पर्टिकुलरली कि कैसे जो इफेक्ट पड़ा है जब इमर्ज हो रही थी चीज़ें भाई इंक्रीज हो रही थी, तो उसके लिए द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द बेसिक्स ऑफ गौंड सोसाइटी। जैसे जैसे बड़े स्टेट्स क्रिएट हो रहे थे तो जो बेसिक्स हैं किसके गौंड सोसाइटी के वो भी क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, चीज़ें बदल रही थी। Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. बिल्कुल हमने देखा ना कि अगर किसी गॉन्ड चीफ के पास भाई पावर आ गई, सत्ता आ गई, उसके पास पैसा है, अच्छी खासी टेरिटरी है, वेल्थ है, तो क्या चाहने लग गए थे कि हमें भी कास्ट बेस्ड सिस्टम में जाना है, हमें भी भाई हायर क्लासेस में जाना है, रूलिंग क्लास में हमें जाना है, हमें राजपूत बोलो। ब्राह्मण्स की हेल्प से क्या चाह रहे थे कि हमें रूलिंग क्लास में डाला जाए। चेंजेस आ रहे थे, चेंजेस जब आएंगे, अब कोई ट्राइबल ग्रुप चाहेगा कि नहीं हमारे पास पैसा है, पावर है, तो हमें कास्ट सिस्टम में डालो, हमें रूलिंग क्लास में जाना है, यानी हम रूल करेंगे, हम ऊपर लेवल के हो गए, बिल्कुल हम टॉप लेवल के हो गए बेसिकली। तो जो पहले का था, पहले सब इक्वल था, तो अब अनइक्वल होगा ना। पहले सब इक्वल थे, अब कोई रिच है पुअर है डजंट मैटर, बट इक्वल माना जाता था। अब इनमें से जो अच्छा खासा भाई थोड़ा फेम आ गई, अच्छा खासा पावरफुल बन गए, तो चाहने लगे नहीं हमें चाहिए कुछ ऐसा हो कि हमें रूलर माना जाए, मतलब लाइक हमें ऊपर की कैटेगरी में माना जाए कि हम ऊपर हैं भाई, अगर हम पावरफुल है तो हम ऊपर हैं। तो इसके कारण डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए थे। मतलब आप खुद ही समझिए, कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे आपकी क्लास में आप 4-5 भाई क्लासमेट्स हैं, आप अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अब उसमें से 1-2 आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं उनके अच्छे मार्क्स बार बार आ ही जा रहे हैं। अभी वो एवरेज थे, अब उनमें भाई स्ट्रैटेजी चेंज करी, वो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने लग गए, और भाई मैग्नेट ब्रेन से जब वो पढ़ने लग गए तो अच्छा उनको समझ में आने लग गया, उनके मार्क्स आने लग गए बड़े अच्छे। अब बाकी जो 3 है वो मैग्नेट ब्रेन से नहीं पढ़ रहे, है ना, पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे, मतलब कॉन्स्टेंटली एक जो कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी। बाकी दोनों ने कंसिस्टेंसी बना के रखी, तो वो एवरेज से भाई टॉपर के कैटेगरी में आ गए, या कह लीजिए बहुत अच्छे बढ़िया कैटेगरी में आ गए। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का रूल यहाँ तक था भाई, उन्होंने बच्चों को एवरेज से टॉपर में पहुंचा दिया, गुड, वेरी नाइस। अब इनकी खुद की जो एक इनबिल्ट होती है ना कि हम तो टॉपर ग्रुप में आ गए, तो भी हमें अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभानी चाहिए, नहीं, पर ये कह रहे हैं कि नहीं मैम हमें टॉपर ग्रुप में डालें, हमारा जो ग्रुप है बेसिकली चेंज कर दे। तो अगर हम मान लो अभी आप लोग फॉर एग्जांपल बी सेक्शन में, तो आप चाहोगे हमें ई सेक्शन में जाने दो, तो बाकी जो 2 हैं जो अब टॉपर बन गए हैं वो चाह रहे हैं हमें ए सेक्शन में डालो, ताकि हम रूलिंग, मतलब हम लगे कि हम टॉपर हैं, हमारा एक अलग लेवल इनसे हो जाए। तो ये इनइक्वालिटी की बात हो गई ना, मतलब अब इनइक्वल हो गई। जो दोस्ती में बेसिकली एक थोड़ी सी हल्का सा दरार सी आ गई कि पहले आप 5 सब एक थे, ठीक है आप लोगों ने टॉप करा, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अलग चले जाओगे, आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमें अब एक अलग ही लेवल रखना है, अब हम इन तीनों के लेवल में नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ होने लग गया था कि पहले सब इक्वल थे, उसके बाद धीरे धीरे अनइक्वल होने लग गए। क्यों? क्योंकि चाहने लग गए ना कि हमें अच्छा खासा एक नाम मिले। Brahmins received land grants from the Gond Rajas and became more influential. ब्राह्मण्स को क्या मिलने लगे, अब गॉन्ड राजास क्या करने लगे, दान में भाई लैंड वगैरह दान देने लग गए। अच्छे जो राजास थे जिनके पास अच्छी ज़मीन जायदाद वाले, वो ब्राह्मण्स को क्या करने लगे, लैंड वगैरह ज़मीन भूदान, मतलब भूस्वामी बोलते थे, जो ज़मीन को क्या बोलते, वो टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, ब्रह्मदेव जिसको हमने देखा था चैप्टर 2 में कि भाई दान देना, लैंड हम जब दान में दे रहे हैं ब्राह्मण को, ठीक है। became more influential, फिर क्या बन गए थे, और ज़्यादा प्रभावशाली बन गए थे। The Gond chiefs now wish to be recognized as Rajputs. अब उनकी एक इच्छा होने लगी कि भाई जब हम इतने केपेबल हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो हमें क्या बोला जाए, हमें राजपूत की कैटेगरी में डाला जाए। किस कैटेगरी में चाहिए भाई, अब हमें कैटेगरी चाहिए राजपूत की, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए कि हम राजपूत हैं। So Aman Das, the Gond Raja of Grah Katanga, assumed the title of संग्राम शाह। जैसे कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, आपसे क्वेश्चन किया था ना, कौन थे, अमन दास थे, उन्होंने खुद के कौन सा टाइटल भाई करा, यूज करा, संग्राम शाह, जो कहाँ के चीफ थे, ग्रह कटंगा के, उन्होंने कहा मुझे संग्राम शाह का टाइटल उन्होंने खुद को दिया। His son दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सलभान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। अब वो इतने ज़्यादा भाई वो थे कि राजपूत बनना है, ये बनना है, हमें वैसा रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उन्होंने अपने बेटे अमन दास ने या संग्राम शाह ने अपने बेटे दलपत की शादी किससे की, चंदेल प्रिंसेस जो राजपूत कैटेगरी की थी, राजपूत भाई उसकी थी, कास्ट की थी, तो उनसे अपने बेटे की शादी करी। वो चाह रहे थे भाई राजपूत फैमिली से ही रिश्ता जोड़े, हमें राजपूत ही रिकॉग्नाइज किया जाए। क्लियर हुआ?
आया समझ में? तो बेसिकली इस तरीके के चेंजेस जब इमर्ज हो रहे थे स्टेट तो आए थे। ये हमने बहुत अच्छे से पूरा ही हमारे चैप्टर में बहुत ही बड़े अच्छे से इलैबोरेट करके समझा है, और अभी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इवन रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के समझाया है। आए बेटे, बढ़ जाए आगे, आ गया समझ में? अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। लाइक कर दो, अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आपने सोचा होगा भाई 13 क्वेश्चन हो जाए, फेवरेट नंबर 13, तो लाइक कर देंगे, तो लाइक कर दो फटाफट से। चल, एक्सप्लेन द सोशल चेंजेस इमर्जिंग अमंग द ट्राइबल पीपल। सोशल चेंजेस हमें बताने जो इमर्ज हो रहे थे किनके बीच में? ट्राइबल पीपल के बीच में। सोशल चेंजेस वही जो सोसाइटीज़ में जो चेंजेस हो रहे थे किनके? ट्राइबल पीपल के, तो वो हमें बदलाव बताने हैं। चलिए, by the 11th and 12th century, Rajput clans became powerful among some tribes. The Rajput became the rulers in different parts of India, which inspired the tribal people. Gradually, with the support of Brahmins, many tribes included in the caste system. अब हमें ये बताना है कि कैसे सोशल चेंज आए ट्राइब्स में। तो आए, बिल्कुल आए। 11th और 12th सेंचुरी में देखा गया कि जो राजपूत क्लैन है, जो राजपूत कास्ट के जो लोग हैं, जैसे चौहान्स हो गए, चंडेल्स हो गए, और भी जैसे चौहान से चलो बाद में हम चंडेल्स वगैरह की बात करें, तो ये लोग क्या है? अच्छे इमर्ज हो रहे थे, पावरफुल क्या थे? पावरफुल राजपूत क्लेन, ये क्या बन रहे थे? अच्छे बन रहे थे, पावरफुल बन रहे थे। तो सम कुछ ट्राइब्स ये मानने लगी थी कि बड़े ही पावरफुल हैं, क्या बात है, अच्छे खासे इमर्ज हो रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा जागृत होने लगी थी। क्या? तो द राजपूत बिकेम द रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया विच इंस्पायर द ट्राइबल पीपल। जब उन्होंने देखा कि कैसे भाई ये जो राजपूत हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, ये तो पावरफुल होते जा रहे हैं, और अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने पे भाई अपना राजपाट जमा रहे हैं, अपना एम्पायर भाई बना रहे हैं, है ना, तो ये भी चाह रहे थे कि अब हम भी ऐसा करें, हम भी कुछ इन्फ्लुएंशियल करें, हम भी कुछ इन्फ्लुएंसिंग पर्सन बने। तो ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स इंक्लूडेड इन द कास्ट सिस्टम। अब ब्राह्मण्स की हेल्प से, क्यों? क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है, जाति सिस्टम है, किसने बनाया है? ये ब्राह्मण्स ने ही क्रिएट करा था। तो वर्ण के अंदर जाति या कास्ट सिस्टम किसने क्रिएट करा था? ब्राह्मण्स ने ही। तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट से किस में आना चाह रहे थे कि अब हमें भी कास्ट सिस्टम में आना है, हम भी जो आपने कास्ट सिस्टम बनाया है इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं। जब उन्होंने राजपूत को देखा भाई ग्रो करते हुए, ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। ऑब्वियसली अब भाई जो अच्छी खासी रूलिंग ट्राइबल फैमिली है, जिसके पास पैसा है, पावर है, स्किलफुल है, अच्छी बड़ी टेरिटरी, तो वही इतनी जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हीं का था जिन्हें रूलिंग क्लास में डाला जाए। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपको रूलिंग क्लास में जाना है तो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करो, मतलब आपके पास अच्छा खासा वेल्थ हो, अच्छा एम्पायर हो, आप स्किलफुल हो, पावरफुल हो, आपका इन्फ्लुएंस हो, तो वो था, तो इसीलिए वो ही रूलिंग क्लास में जा सकते थे। कौन? लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज, जो लीड कर रही थी। A large majority of tribes joined the lower जातीज of caste society. लार्ज मेजोरिटी, बहुत सी जो ट्राइबल ज़्यादातर जो मेजोरिटी रही ना ट्राइबल ग्रुप की, उन्होंने लोअर कास्ट मतलब लोअर जाति उसमें सोसाइटी में उसमें ग्रुप में ऐड हुए, ज्वाइन करा। क्योंकि ज़्यादातर जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी उन्होंने तो रूलिंग क्लास में चले गए कि हम तो टॉप में जाएंगे, रूलिंग क्लास में जाएंगे। जो दूसरे थे, ज़्यादातर जो मेजोरिटी थी वो किस क्लास में गई? वो लोअर क्लास में गई। अब बाकी many dominant tribes of Punjab, Sindh and northwestern frontier adopted Islam to reject the orthodox Hindu casteism. अब जो बहुत से राजा थे, जो ट्राइब्स थी, पंजाब की हो गई, सिंध की हो गई, नॉर्थ वेस्ट की, इन्होंने इन्होंने मतलब इस्लाम धर्म अपना लिया। इन्होंने जो हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदुइज्म में जो कास्टिसिज्म था, ये क्या होता है भाई, रूलिंग क्लास लोअर क्लास, ये क्या होता है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है, तो उन्हें ये पसंद नहीं था। ये जो भेदभाव होता था उन्हें ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो दे अडॉप्टेड इस्लाम टू रिजेक्ट द कास्टिसिज्म हिंदूज कास्ट सिस्टम। मतलब ये जो पुराने ये जो बना रखे रूल्स कि भाई हाँ ये रिच हैं, पुअर हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, इस तरीके का हमें नहीं पसंद, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो ये चेंजेस आए थे ट्राइबल सोसाइटी में। कोई रूलिंग क्लास में जाना चाहता था तो गया, कोई मेजॉरिटी ज़्यादातर जो है लोअर क्लास में गई, और कुछ लोगों ने अपना जो है इस्लाम धर्म में आ गए, बट उन्होंने हिंदू कास्टिज्म को नहीं एक्सेप्ट करा। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्या चेंज आए हैं, तो ये चेंजेस आए हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाए? पक्का 100%? बिल्कुल ठीक है, चलो अब 100% हो गया है तो बढ़ते हैं आगे। राइट इन ब्रीफ अबाउट रानी दुर्गावती। हमने रानी दुर्गावती के बारे में देखी थी ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन,
बड़ी ही ब्रेव रानी थी, है ना। इन्होंने अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करा था। इनका कौन सा जो है एम्पायर था, मतलब कौन से गौंड ट्राइब की ये थी, ग्रह कटंगा की रानी थी बेसिकली, ठीक है। इनके जो हस्बैंड थे दलपत थे, जो किनके बेटे थे, जो ग्रह कटंगा के चीफ थे, वही किंग थे, कौन, अमन दास। खुद को राजपूत, मतलब वो, अब हमने देखा था कुछ ट्राइबल ग्रुप क्या चाह रहे थे कि राजपूत जैसा बनना, कि हमें राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इन्होंने खुद के लिए, अमन दास ने कौन सा टाइटल यूज करा था, अमन दास ने टाइटल यूज किया था संग्राम शाह का। फिर उन्होंने अपने बेटे दलपत की शादी किससे कराई, चंदेल प्रिंसेस दुर्गावती से, दुर्गावती से शादी करा दी, ओके। उसके बाद हमने देखा था दलपत की डेथ जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी भाई वो मर गए थे, तो अब राजपाट कौन संभालेगा, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वाइफ संभालेगी। पर बेटा भी था उनका, 5 साल का बेटा था, वीर नारायण जिसका नाम था, तो बेटे के बिहाफ में, मतलब ऐसा था कि दिखाने को गद्दी में बेटा बैठा है, वो तो 5 साल का है ना, 5 साल का बच्चा राजपाट थोड़ी संभाल पाएगा, वो खुद को संभाल ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो उनके बिहाफ में रानी दुर्गावती पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ संभालती थी, और बहुत ही केपेबल थी, बहुत ही स्किलफुल थी, और ब्रेव भी थी, तो बहुत अच्छे संभालती थी। और इवन उन्होंने अपने एरिया जो एम्पायर को एक्सटेंड कराया और बढ़ाया, अपनी पावर को और एक्सटेंड करा। फिर हमने देखा था भाई मुगल से इन पे अटैक करा, जिन्होंने इनको हरा दिया, मतलब ये हार गई थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, भले ही आप मुझे मार दीजिए, बट आई विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझे मार दीजिए। तो काफ़ी ब्रेव थी बेसिकली, ठीक है। बहुत कोशिश करी, बहुत लड़ाई भी लड़ी, युद्ध भी लड़े, बट फाइनली हार गई। मुगल्स के सामने कहाँ कोई टिक पाता है, काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, नो डाउट, पता ही है हमें, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, अपना जो है रानी दुर्गावती के बारे में यहाँ क्या कहते हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। प्रिंसेस दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सलभान, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। प्रिंसेस दुर्गावती किनकी बेटी थी भाई, सलभान की बेटी थी, जो चंदेल राजपूत थे, महोबा के क्या थे, राजपूत थे। इस पे फोकस करना, क्योंकि हमने देखा था ना अमन दास क्या चाह रहे थे, खुद को राजपूत ऐसे बनाना, तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता राजपूत फैमिली में किया। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, भाई दलपत है उनकी डेथ मृत्यु जल्दी हो गई थी। रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। अपने बेटे वीर नारायण के बिहाफ में, जो सिर्फ 5 साल का था वो बच्चा, ये अब राजपाट संभालने लग गई थी, ये अब रूल करने लग गई थी बेसिकली। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। अब जब ये किंगडम संभाल रही थी तो इनके राजपाट में, रूल में जो किंगडम है और अच्छा फ्लोरिश हुआ, बढ़िया हुआ, ठीक है। In 1565 the Mughal forces under असफ खान अटैक ग्रह कटंगा की रानी थी, हमें तो पता ही है। तो 1565 में मुगल फोर्सेस, जिसको लीड कौन कर रहा था, असफ खान जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने ग्रह कटंगा पे अटैक कर दिया। A strong resistance was put up by रानी दुर्गावती। भाई उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, पूरी कोशिश करी कि नहीं, इनको जो है जीतने नहीं देंगे, हम पर भाई हावी नहीं होने देंगे। कोशिश बहुत की, बट फिर भी इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, कहाँ जीत पाते मुगल्स के सामने, तो ये फाइनली डिफीट हो गई, हार गई। प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर, उन्होंने प्रेफर करा कि मुझे मार दो, पर मुझे आपके सामने सरेंडर नहीं करना है। सीधी बात, साफ बात, भाई बहुत इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बड़ा हार्ट चाहिए, ठीक है। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, बाद में भाई उनके बेटे की भी लड़ते लड़ते ऐसे डेथ हो गई। तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी ब्रेव थी। इनके बारे में ये जाना कि जो है राजपूत प्रिंसेस थी, चंदेल राजपूत वहाँ से थी, ठीक है। ग्रह कटंगा की रानी थी, सब कुछ संभाला, बहुत अच्छे से करा, कैपेबिलिटी थी, स्किलफुल थी, बट फेट में जो होता है भाई, लिखा होता है, इनको हार का मुँह देखना पड़ा। क्लियर हुआ, आया समझ में? आगे बढ़े भाई, ऐसे ब्रेव आपको रहना है, ठीक है। चलो, give an account of the tribal people found in Indian subcontinent, how they settle in forests, hills, deserts and difficult places to reach। अब क्या बताना है, किसके बारे में बताना है हमें? ट्राइबल पीपल जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अभी तक हमारा शॉर्ट चल रहा था, देखें। चलो, there were several other societies in the subcontinent which did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. Such societies are called as tribes. Tribes बोलते किसे? पहली बात तो इनका मतलब समझो भाई, ट्राइब्स उन्हें बोलते हैं ऐसी सोसाइटी जो ब्राह्मण्स के द्वारा, जो ब्राह्मण्स के थ्रू बने हुए रूल, क्रिएटेड रूल्स, उनको फॉलो नहीं करके भाई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं, तो उन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं।
ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमने बहुत अच्छे से देखा था मैप में, ये जब मैप हम देख रहे थे, मैं इसी रफली बना रही हूँ, तो सब जगह हमने देखा था ना कि कहीं ना कहीं ट्राइब्स थी। यहाँ में ट्राइब्स मिली थी, बलोचीज वगैरह थी, अरगुन्स, लंगस थे यहाँ पे। कुछ ट्राइब्स हमें यहाँ पे मिली थी, कुछ हमने यहाँ पे भी देखी थी, पूरा ईस्टर्न पार्ट में देखी थी कि नहीं देखी थी। सेंट्रल इंडिया में भी कुछ ट्राइब्स थी, फिर साउथ साइड भी ट्राइब्स थी। तो पूरे लगभग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह जो है ट्राइब्स हमें मिलती हैं देखने को। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। पंजाब की बात करें तो खोखर ट्राइब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, प्रभावशाली थी। एक मतलब पंजाब के एरिया की बात करें 13-14 सेंचुरी में। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगर्स एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। अब मुल्तान और सिंध में लंगर्स और अरगुन्स ये लोग अच्छे खासे बढ़िया ट्राइब थी, पावरफुल ट्राइब थी। द बलोचीज वर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। अब बलोचीज जो थी वो भी बड़ी ही पावरफुल ट्राइब थी, ठीक है। गद्दीज द नागाज अहोम्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो बात करें किसकी, नागाज हो गए, अहोम्स हो गए, ये कहाँ रहते थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के रहते थे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी नॉर्थ साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है। तो इस पार्ट में भाई हमें कौन मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमें नागाज, अहोम्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह हमें ट्राइब्स देखने को मिलती है, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज में, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है। ये आपका आंसर है, दिख रहा है। चलो, चेरो, मुंडाज एंड संथल्स वर इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल। चेरो, मुंडा और संथल्स ये वाली ट्राइब्स हमें कहाँ मिलेगी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के एरिया में, ठीक है। द अदर ट्राइब्स वर द कोलीस, बेरास, कोरागास, वेतर्स, मारावार्स, गोंस एक्सेट्रा। और भी ट्राइब्स थी, कौन सी थी, कोलीस हो गई, बेरास हो गई, कोरागास हो गई, वेतार्स, मारावार्स और गोंड्स। गोंड्स तो हमें सेंट्रल या ऊपर इस टाइप में मिलती है, और ये जो ट्राइब्स हैं बेरास, कोरागास, वेतार्स, ये हमें नीचे साउथ साइड में मिलती है। The Bhils by the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। अब भील भी एक ट्राइब थी जो 16th सेंचुरी में क्या, बहुत से उनमें जो क्या थे, सेटल कल्टीवेटर्स थे, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट थे, सेटल कल्टीवेशन में थे, और कुछ क्या थे, जमींदार थे। क्या थे भाई, जमीन के मालिक जमींदार थे। सो नाउ दे कंसिडर्ड फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड डिफिकल्ट प्लेसेस टू रीच एज देयर होम। वो क्या भाई, उनको लगता था कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया और डिफिकल्ट प्लेसेस टू रीच देयर होम, मतलब उनको लगता था कि भाई ये हमारा एरिया है। They do not want to be treated as unequal as it is being practiced in one system of society। मतलब ऐसे एरियाज में रहते थे, जैसे कि हमने देखा जो पहुंचना जहाँ पे क्या हो मुश्किल हो, जैसे हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है। और खुद को ये हमने देखा था, जो ट्राइब्स थी खुद को कैसे रखती थी, जो नॉर्मल जो सोसाइटी है, जो टाउन सोसाइटी, जो सिविलाइजेशन है, उससे अलग रखती थी। अपने कस्टम, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखती थी कि हमें किसी की नज़र हम पर नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इतने डिफिकल्ट एरियाज में रहती थी। और ये वर्ण बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ना उनको फॉलो करती थी उनके रूल्स को। क्लियर हुआ, आया समझ में? आगे बढ़ जाएं। ये अलग अलग एरियाज में कौन सी ट्राइब्स है, यही इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। चलो, थ्रो लाइट ऑन द मेजर फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। हमें क्या बताने भाई, ट्राइबल सोसाइटीज के मेजर फीचर्स बताने हैं। क्या बताने, ट्राइबल सोसाइटी के क्वेश्चन नंबर 16 था, हाँ 17 मेजर फीचर्स बताने, देखते हैं। Unlike the Varn system of society, the tribal society do not follow social rituals prescribed by the Brahmins. They were also not divided into unequal classes. हमें फीचर्स बताने ट्राइबल सोसाइटी की, ऐसी क्या उनकी भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था ये जो वर्ण सिस्टम था, इनकी तरह तो ये लोग नहीं थे, इनकी तरह तो ये लोग बिल्कुल नहीं थे। द ट्राइबल सोसाइटीज डू नॉट फॉलो सोशल रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो रिचुअल, वो रूल्स को फॉलो नहीं करती थी जो ब्राह्मण से बनाए हुए थे, वो पसंद नहीं करती थी। They were also not divided into unequal caste और classes। ये unequal caste और classes में भी divided नहीं थे, है ना। ये अनइक्वल क्लास और कास्ट में भी डिवाइडेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं करते थे ना, ये क्या है, ये कास्ट वर्ण नहीं करना हमें फॉलो, हमें अलग अपने हिसाब से करना है। Members of each societies of tribes are united by kinship bonds. Most of them carry on cultivation. Many others were hunter-gatherers or herders. Some others were nomadic and moved from place to place. Features, characteristics देख रहे हैं कि क्या भाई इनकी खासियत थी। तो हमने देखा था कि मेंबर जो थे हर एक सोसाइटी के, ट्राइबल सोसाइटी के, ये किनशिप बॉन्ड मतलब अपनी उससे कनेक्टेड थे। ये लोग रूल्स वगैरह, ये वर्ण सिस्टम, कास्ट बेस्ड सिस्टम में नहीं था, अनइक्वलिटी में नहीं मानते थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे अपने रूल्स या चीफ है भाई उसके थ्रू।
अब इनमें अलग अलग इनके काम क्या थे, जैसे कुछ जो थे कल्टीवेशन करते थे, भाई खेती बाड़ी करते थे, कुछ जो है हंटर गैदरर्स थे, एनिमल पालते थे, हर्डर्स थे, कुछ जो थे नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक ट्राइब थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली, जो क्या करती, मूव करती प्लेस टू प्लेस। क्लियर? एक चीज ये देखिए, मोस्ट ऑफ देम कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। अब कुछ तो क्या करते थे, ये सारी एक्टिविटीज को कंबाइनली यूज करते थे ताकि वो नेचुरल रिसोर्स का फुल तरीके से यूज कर पाए। नेचुरल रिसोर्स है भाई, जो ट्रीज, जो सारी चीजें अवेलेबल है, वाटर, इनका प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, तो कंबाइन करके भी यूज करते थे। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst household according to its own rule। जो ट्राइबल ग्रुप है वो क्या करते थे, लैंड को कंट्रोल करते थे, पैस्चर्स को जॉइंटली कंट्रोल करते थे, साथ में मिलकर कंट्रोल करते थे और डिवाइड करते थे अमंग हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। मतलब और हाउस होल्ड में डिवाइड करके रखते थे कि भाई जॉइंटली तो हम हैंडल कर रहे हैं, बट इनको ऐसे डिवाइड करके रखते थे, बांट के रखते थे और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कई बार इनका कास्ट बेस्ड सोसाइटी से क्लैश रहा है, हुआ है उनका भाई मतभेद, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हुई है। द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। बट जो ट्राइब्स है उन्होंने पूरी कोशिश करी अपने जो फ्रीडम को भी बचा के रखने की और अपने सेपरेट कल्चर को प्रिजर्व करके संभाल के रखने की। द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड द ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। बट ये भी देखने को मिला कि एक दूसरे पे इन्होंने डिपेंड भी करा, चाहे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो या ट्राइबल सोसाइटीज़ हो, इनका एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, क्लैशेस भी रहे, बट एक दूसरे की नीड्स के लिए, डाइवर्स नीड्स के लिए, जो उनकी खुद की नीड्स है उसके लिए भी इन दोनों को कई बार एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ा, इंटरेक्ट करना पड़ा। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये क्या देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं। किसके फीचर्स देख रहे हैं हम? किसके फीचर्स देख रहे हैं? ट्राइबल सोसाइटी के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। ये जो नोमैड्स है और जो मोबाइल पीपल है, जो मोबिलिटी में रहते हैं भाई, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे जीते थे? हमने देखा था ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इनका काम रहता था भाई। इसके बिना इनकी जीविका कैसे चलेगी, लाइवलीहुड कैसे चलेगी, सामान खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? ये सब हमने देखा था। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे जीते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। जो खानाबदोश लोग रहते थे, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहते थे, वो अपने एनिमल के साथ एक जगह से दूसरी जगह भाई लंबे लंबे डिस्टेंसेस तय करते थे। क्यों करते थे? वो एनिमल्स में भाई सामान रख के, कुछ भी ग्रेन्स हो गए, कुछ भी ऐसे गुड्स हो गए, उनको अपने एनिमल्स, खूब सारे एनिमल्स रहते थे, उनकी पीठ पे से रख के, है ना, और ट्रैवल करते थे लंबे लंबे डिस्टेंसेस। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। ये किस पर भाई जीते थे? मिल्क और जो भी पेस्टोरल प्रोडक्ट्स इनको मिलते थे उस पर अपनी जीविका चलाते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते थे? एक जगह से भाई सामान खरीदते थे, दूसरी जगह बेचते थे। एज दीज गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैं हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मैंने यहाँ से सामान खरीदा, खूब सारे मैंने भाई चावल की बोरियाँ खरीद ली, अब मैं ऐसी जगह जाके बेच रही हूँ जहाँ पे या तो चावल बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं या बहुत कॉस्टली हैं, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जाके बेच दूँगी अपने फ़ायदे के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दामों में मुझे भाई मेरी अर्निंग हो, मेरा फ़ायदा हो। यहाँ से सस्ते दामों में खरीदा, वहाँ पे महंगे दामों में भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी रेट इतनी चल रही है। तो ऐसे करके भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और जो गुड्स हैं उनको, जो चीज़ें हैं उनको खरीदने और बेचने का काम करते थे। They carried them on back of their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. अब ये जो सामान है क्या करते थे भाई? कैरी करवाते थे किनके? अपने एनिमल्स के बैक में। मैंने बताया ना भाई, जानवरों के पीठ में रखा और चल देते थे। The Banjaras were the most important trader nomads. अगर हम बात करें बंजारा की तो इनको ट्रेडर नोमेड कहा जाता है। ट्रेडर नोमेड क्यों कहा जाता है बंजारास को? अच्छा, ट्रेडर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करता है। जो किस एक्टिविटी में एंगेज रहता है? बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। इस एक्टिविटी में जो एंगेज रहेगा उसको हम ट्रेडर बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती नोमेड की। तो नोमेड क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। बंजारेस को हम ट्रेडर नोमेड क्यों बोल रहे हैं? हम उन्हें व्यापारी और नोमेड क्यों लगा रहे हैं? दोनों चीजें क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी जगह बेचने के लिए मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो नोमेड क्या हो गया? मूवमेंट, जो एक जगह से मूव करें दूसरी जगह। नो और ट्रेडर क्या हो गए? जो सामान को खरीदे और दूसरी जगह बेचे, दूसरी जगह से खरीदे यहाँ बेचे। तो इसीलिए इन्हें इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड कहा जाता है।
Sultan Alauddin Khilji and Mughal Emperor Jahangir used the banjaras to transport grain to the city markets. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जो जहांगीर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका यूज़ करते थे, क्या, बंजारास का, ताकि ये क्या करे, सामान है जो लोकल मार्केट तक, टाउन के मार्केट तक पहुंचाए, है ना, ट्रांसपोर्ट करने का काम करे, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. Many pastoral tribes reared and sold animals like cattle, horses to the prosperous people. अब जो पेस्टोरल ट्राइब्स थी उनके पास भाई हाथ जो भी सामान है, जो भी भाई जानवर है जिन पे सामान ढो के ले जा रहे हैं, जैसे भाई हॉर्सेस वगैरह हो गए, तो ये ऐसे लोगों को बेच देते थे जो अच्छे पैसों वाले लोग हैं, है ना. पैसों वाले लोगों को अपने जानवर क्या करते थे भाई, बेच देते थे, जिनको पालते थे. ठीक है. Different caste of petty peddlers traveled from village to village and sold ropes, seeds, straw matting and coarse socks. Mendicants acted as wandering merchants. मतलब बाकी लोगों की भी बात करें तो जैसे पेटी पेडलर्स जो फेरी वाले वगैरह होते हैं, जो नाटक नौटंकी वाले हो गए, जो ऐसे हो गए जो भाई ट्रेडर के फॉर्म में जो एज अ खुद को ट्रेडर मतलब इस तरीके काम करके एक जगह से सामान ले जाके दूसरी जगह खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं बेसिकली, तो ये सब होने लग गया था. अगर हम बात करें पेटी पेडलर्स की, जो भाई फेरी वाले लोग होते थे, वो क्या क्या चीज़ें लेकर आते थे, वो भाई रस्सी वगैरह हो गए, सीड्स ले आए, है ना, या स्ट्रॉ मैटिंग ले आए, या सेक्स वो सोक्स वगैरह. क्लियर हुआ, आया समझ में, ये सेक है. ठीक है, सेक यानी बोरा होता है ना. ठीक है. मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स. जो मेंडिकेंट्स थे वो भी मर्चेंट्स की तरह काम करते थे, एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह बेचा. तो ऐसे भाई इनकी लाइफ किसकी, जो नोमेड्स थे और जो मोबिलिटी, जो मोबाइल पीपल जो हैं, उनकी लाइफ चलती थी. एक जगह से दूसरी जगह भाई मूव करे बिना इनका काम कैसे चलेगा. क्लियर. राइट अ नोट ऑन ट्राइब्स ऑफ गोंडवाना. हमें किसके बारे में लिखना है, गोंडवाना की ट्राइब्स के बारे में एक नोट लिखना है ना. एक नोट नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन ना, छोटा सा इनके बारे में लिखना है. ज़रा देखें क्या है भाई. गोंडवाना के बारे में हमने पढ़ा ही था अच्छे से. द गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना रीजन, अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया. हमने देखा था जो गोंड पीपल है वो गोंडवाना रीजन में रहते थे, एक ऐसा एरिया जहाँ पे गोंड्स लोग इनहेबिट करते हैं और अच्छा फॉरेस्टेड, थिकली फॉरेस्टेड एरिया में वो रहते थे. ये क्या प्रैक्टिस करते थे, इनका काम क्या रहता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने बहुत बार समझाया है. किसी को याद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, एनीवन, किसी को भी याद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, बताओ फटाफट से. हमने देखा था ना कि एक जगह हमने लैंड लिया, उस छोटा सा लैंड हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस लैंड को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, उसको उस पर जो है बुशेज़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, उसको जला रहे हैं. जलाने के बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, एशेज़ हो जा रहे हैं. एशेज़ होने के बाद क्या कर रहे हैं, एशेज़ होने के बाद वहाँ पे बीज बो दे रहे हैं, फिर पेड़ उग रहे हैं, मतलब सॉरी क्रॉप्स उग रही हैं, काट के फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं. क्यों, लैंड ख़राब हो जाता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर शिफ्ट करें, फिर सेम प्रोसेस करिए. ऐसे करते करते शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है. तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे. ठीक है. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. जो बड़ी बड़ी Gond जो ट्राइब्स रहती थी वो फर्दर किस में डिवाइडेड थी, स्मॉलर क्लैंस में, छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड रहती थी. Each of these clans had its own राजा और राय, और इन क्लैंस में अपने खुद के राजा और राय रहते थे, है ना. जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया कि अगर भाई इंडिया हमारी कंट्री, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर है. ऑब्वियसली एक जैसे तो नहीं कि एक ही सारे स्टेट को संभाल रहे हैं, अलग अलग है ना. तो ऐसे ही ट्राइब अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड है, और हर क्लैन के अपने अपने चीफ हैं जिनको राजा और राय कहते हैं. When Delhi Sultanate was declining, of a few large Gond kingdoms began to dominating the smaller Gond chiefs. अब क्या होने लग गया, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, पता चलने लग गया था कि भाई जो भाई इनकी पावर है कम हो रही है. तो अब जो अच्छे, जो पावरफुल जो गॉन्ड किंगडम्स थे वो क्या करने लग गए थे, छोटे छोटे जो एरियाज थे, गॉन्ड क्लैंस थे, उनको हथियाने में लग गए थे. क्या करने लग गए थे कि जो गॉन्ड किंगडम्स थे वो डोमिनेट करने लग गए थे स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स को, मतलब उन पर डोमिनेट करने लग गए थे, हावी होने लग गए थे. Administration of the Gond kingdoms was centralized. The kingdom was divided into घर. A particular Gond clan control each घर. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे इसकी गॉन्ड की, तो क्या कह रहे कि जो किंगडम था, गॉन्ड किंगडम था, वो घर्स में डिवाइडेड था. मतलब जो किंगडम था घर्स में डिवाइडेड था, और हर घर के अंदर, मतलब हर घर को कौन कंट्रोल करता था,
क्लैन कंट्रोल, एक पर्टिकुलर क्लैन हर एक घर को कंट्रोल करता था। फिर उसका फर्दर डिवीजन था, वो जो घर था फर्दर डिवाइडेड था 84 विलेजेस में, जिसको 84 कहा जाता है। फिर इसका भी सब डिवीजन था जिसमें 12 विलेजेस थे, जिसको बरहोत्स कहा जाता था। तो इस तरीके से भाई क्या था, डिवीजन था किसका, गोंडवाना का। क्लियर हुआ? तो ये क्या है भाई, किसका देखा हमने, गोंडवाना के बारे में, कि कैसे कैसे भाई एक पावरफुल स्टेट था, ठीक है, धीरे धीरे डोमिनेट करने लगे थे, कैसा इनका भाई एडमिनिस्ट्रेशन था, एक डिवीजन था। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, ये हमने बहुत ही अच्छे से चैप्टर में इसके बारे में क्या है पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ नोट ऑन अहोम ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब किसके बारे में लिखना है हमें, अहोम ट्राइब के बारे में। ठीक है, अहोम ट्राइब यहाँ की तो थी नहीं, वो म्यांमार से, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है, वहाँ से माइग्रेट होके भाई हमारे ब्रह्मपुत्र वैली के पास सेटल हो गई थी। धीरे धीरे क्या करने लगे थे, एरियाज को जीतने लगे थे, एनेक्स करने लगी थी, पावरफुल बनने लगी थी, अच्छी खासी पावरफुल बनी गई थी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. 13th century में भाई ये कहाँ से माइग्रेट हुई, म्यांमार से, और कहाँ माइग्रेट हुई, ब्रह्मपुत्र वैली में। They created a new state by suppressing the older political system of Bhuyan's landlords. अब इन्होंने जो लैंडलॉर्ड का अपना जो ओल्डर सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको सप्रेस करके, उसको दबा दिया, उसको क्या करा भाई, डाउन करवा दिया, और अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसे चालाकियां करके, स्किल्स यूज करके अपना दबदबा बेसिकली बना लिया, और जिनका ऑलरेडी चल रहा था उनको डाउन करवा दिया। क्लियर हुआ? किसको कराया, सिस्टम ऑफ भुयंस यानी लैंडलॉर्ड्स का। In the 16th century, the Ahom annexed the kingdoms of Chotias 1523 and of Koch Hajo 1581 and subjugated many other tribes. अब क्या करा इन्होंने, 16th century में अहोम ने और भी किंगडम्स को एनेक्स किया, जैसे चोटियास को 1523 में, उसके बाद कोच हाजो को 1581 में, उसके बाद धीरे धीरे अदर ट्राइब्स को भी अपने अंडर लेने लगे, सब्जुगेट करने लगे, मतलब अपनी पावर जमाने लगे, जीतने लग गए। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as 1530s. अब धीरे धीरे अपना ये टेरिटरी बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे, फायर आर्म्स का भी यूज़ करने लग गए थे, अच्छे खासे भाई इनके पास वेपन्स भी थे। 1660 में उन्होंने भाई हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स भी यूज़ करने लग गए थे। हाउएवर द अहोम्स फेस मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मतलब फिर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स, अटैक्स झेलने पड़े, साउथ वेस्ट से इन पे बहुत अटैक्स हुए। दैट मीन्स क्या है, आए कहीं और से, अपनी पावर जमाई, पॉलिटिकल सिस्टम अपने अकॉर्डिंग किया, हर चीज़ को धीरे धीरे अदर ट्राइब्स या अदर एरियाज को जीतने लग गए, और अच्छे खासे भाई हाई क्वालिटी की गन पाउडर, वेपन्स भी बढ़िया बढ़िया थे भाई, तोप वगैरह, गन पाउडर, फिर हमने क्या देखी यहाँ पे, फायर आर्म्स भी यूज़ करने लग गए थे। फिर भी इन पे अटैक्स तो होते रहे। अब बोला ना, जितना अच्छा तरक्की करेगा इंसान उतनी दूसरों की नज़र पड़ती है, बुरे लोगों की नज़र पड़ती है हमें। ठीक है, चलो। In 1662, the Mughal under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom and the Ahoms got defeated. अब मैंने बताया इस पूरे चैप्टर में हम ये देख रहे हैं, ट्राइब्स, जो ट्राइबल पीपल है, जो अच्छे अच्छे जो ग्रुप्स हैं, चीफ्स हैं, उन पे मुगल्स अटैक कर ही रहे हैं, बड़ी नज़र थी इन लोग की। तो 1662 में जो मुगल्स थे अंडर मीर जुमला, इन्होंने अटैक करा था अहोम किंगडम पे और अहोम्स को हरा दिया। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट जो डायरेक्ट कंट्रोल था एरिया में वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, नहीं मैनेज कर पाए। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, जो अहोम स्टेट था वो किस पे डिपेंड था, फोर्स लेबर पे। अच्छा, ये तो हमने देखा कि यहाँ पे तो डिफीट कर दिया, बट इससे पहले कौन थे जिसके बारे में हमने पूरा येलो हमारा पेज था ना, तो उसमें इनका पूरे इन्फॉर्मेशन पड़ी थी, जिनकी भाई हमने यहाँ पे मेमोरियल की पूरी इमेज भी देखी थी। कौन थे वो जिन्होंने हरा दिया था पहले मुगल्स को, ये बताओ। पहले जो थे उन्होंने तो हरा दिया था, जबकि भाई मुगल्स जो अंडर औरंगजेब जो आए थे लड़ने के लिए, जो पहले औरंगजेब एम्परर थे उस वक्त, मतलब थे, उनके अंडर जो उनके आए थे उनका नाम बताना है, और उनका नाम बताया कि किसने हराया था, ये दो बताओ, इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या देखा, फोर्स लेबर पे डिपेंड करते थे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइक्स, ये क्या करते थे भाई, स्टेट के लिए इनको काम करना पड़ता था, जिनको क्या नाम दिया जाता था, पाइक्स, पाइक्स इस तरीके से। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स, जो अहोम सोसाइटी थी वो किस पे डिवाइडेड थी, अलग अलग क्लैंस और खेल्स में डिवाइडेड थी। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, और खेल के अंदर क्या रहता था,
विलेजेस रहते थे, जो अंडर हैं, जो बहुत से विलेजेस रहते थे, मतलब अहोम सोसाइटी के अपने अपने क्लैंस, जिसको खेल्स भी कहा जाता था, और जो किस में डिवाइडेड थी, अदर विलेजेस में, सेवरल विलेजेस में डिवाइडेड था. The peasant were given land individually by the village community, which cannot be taken away without the village community's consent by the king. अब जो peasant थे उनको क्या दिया जाता था, उनको लैंड जो है इंडिविजुअली विलेज जो कम्युनिटी दे देती थी. अगर जो किंग है उसको वो लैंड लेना है तो वापस नहीं ले पाता था, वापस नहीं ले सकता था जब तक विलेज कम्युनिटी से वो डिस्कशन ना कर ले, बात में विचार विमर्श मतलब जो ना कर ले. क्लियर हुआ, आया समझ में. तो किसके बारे में पढ़ा हमने, अहोम सोसाइटी के बारे में, कि कहाँ से आई थी, कैसे उन्होंने भाई धीरे धीरे खुद को भाई उस लेवल पे पहुंचा है. बट इन पे अटैक्स होते रहे, जीतते रहे, बट फाइनली जो मुगल हैं उन्होंने इनको हरा दिया, डिफीट कर दिया, बट ज़्यादा लंबे समय तक इनका राज चल नहीं पाया. ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में. कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं. रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स ऑफ अहोम्स. अब जो अहोम्स थे उनके खुद के रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स भी थे. हमने देखा था ना कि राजा जो थे हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, और इनके अपने ही ट्रेडिशनल जो थे त्यौहार वगैरह थे, अपने कुछ जो अपने खुद के जो गॉड थे उनको पूजा करते थे. होता है ना, ट्राइबल ग्रुप्स के अपने अपने पूजा करने के तरीके होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, भगवान होते हैं. बट हमने देखा था काफ़ी जो किंग्स है वो कन्वर्ट हो गए थे हिंदुइज्म में. ठीक है. The Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the 17th century, the influence of the Brahman increased. अब जो अहोम्स थे वो किन की वर्शिप करते थे, मैंने बताया अपने खुद के ट्राइबल गॉड के, इनके अपने भगवान थे. और फर्स्ट हाफ जो 17th सेंचुरी में इनका जो इन्फ्लुएंस था, ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था इंक्रीज हुआ, मतलब ब्राह्मण्स का रोल धीरे धीरे इंक्रीज हुआ. At the times of Sip Singh 1740 to 1744, Hinduism became the predominant religion. जैसे कि मैंने बताया जब सिप सिंह थे राज कर रहे थे तो हिंदुइज्म जो हिंदू रिलीजन है उस टाइम पे अच्छा डोमिनेट कर रहा था, प्रीडोमिनेंट मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट बन गया था. बट द अहोम किंग्स डिड नॉट गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स कंप्लीटली इवन आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड. लेकिन हमने देखा कि जब हिंदुइज्म जो हिंदू रिलीजन है काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, भाई फैल रहा था बेसिकली. लेकिन जो अहोम किंग्स थे वो भले ही उन्होंने खुद वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन अपने रिचुअल्स अपनी चीज़ें उन्होंने करना नहीं छोड़ा. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, पर मैं अपने जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ रही, मैं वो भी फॉलो कर रही हूँ. हाँ, मैं ज़रूर कहने को मैं क्रिश्चियन बन गई. क्लियर हुआ, आया समझ में. चलो, और जो अहोम सोसाइटी थी वो कैसी थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी. कैसी थी, बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड, जैसे हम बोलते हैं बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड डिसेंट पर्सन, इस तरीके से. पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स. पोइट्स और स्कॉलर्स को भाई जो है लैंड ग्रांट में मिलने लग गए, भाई बढ़िया है. थिएटर रिसर्च वर्क्स ऑन संस्कृत एंड हिस्ट्री बुरंजीज वर इनकरेज. थिएटर हो गया, रिसर्च वर्क हो गया. हमने देखा था कैसे भाई अगर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो गई थी उस वक्त में. क्लियर हुआ. और हिस्ट्री के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते, बुरंजीस. तो ये सब क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था. आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं. तो ये किसके बारे में देख रहे थे भाई, हम अहोम सोसाइटी के बारे में. तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे से हमने समझा, एलैबोरेट करके पूरा गो थ्रू करा, चीज़ों को समझा. तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा. सारी जो चीज़ें, ट्राइबल सोसाइटी क्या है, कहाँ रहती है, नोमैड्स क्या होते हैं, भाई अहोम गोंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो कास्ट सिस्टम है इनका इम्पैक्ट सोशल चेंजेस में, किसके सोशल चेंजेस में, ये ट्राइबल सोसाइटी के कैसे पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है. तो सारे भाई क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी. तो आई होप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित डेफिनेटली होंगे. तो इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.